सभी को नमस्कार। अपने हिंदी की कक्षा में मैं सुमन शर्मा सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षा हिंदी शिक्षण के क्रम में अब तक की कक्षाओं में आपने रचनात्मक लेखन और काव्य रचनाओं के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जिस नए संभाग की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं वह है हमारा गद्य खंड। तो बच्चों, पद्य और गद्य में क्या अंतर है संभवतः आप लोग जानते होंगे। पद्य जो भाव प्रधान है, लयात्मक है, बिंब और अलंकारों से युक्त है, जैसे कविता और गीत। और गद्य वह रचना जो विचार प्रधान है, सटीक और तार्किक भाषा से युक्त है और जिसमें हम तथ्यों और विचारों को वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास और कई विधाएं हैं। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वह भी गद्य की ही एक विधा है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति। बेटा, इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा लेखक के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में आपको बताएंगे और दूसरे भाग में डॉक्टर आलोक तिवारी सर पाठ को विस्तार से पढ़ाएंगे। इसके अलावा आज हम आपके साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। हम लोग यूट्यूब पर आपके साथ रहेंगे। आप अपने प्रश्न खूब पूछिए, अच्छी तरह पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। और यदि सारे प्रश्नों के जवाब आज हम नहीं दे पाते हैं तो हम इन जवाब आपके प्रश्नों को बाद में उत्तर दे सकते हैं या अगली कक्षा में हम अवश्य ही आपके प्रश्नों की शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा बेटा, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, पूरा पाठ पढ़ना है, अटेंड करनी है पूरी कक्षा, बीच में नहीं छोड़नी है। अपने चैट में प्रश्न पूछने हैं और लीड लगाकर और फुल स्क्रीन पर आपको कक्षा देखनी है। तो अब मैं शिवेंद्र कुमार झा सर से अनुरोध करती हूँ कि सर प्लीज आज की कक्षा को शुरू कीजिए। धन्यवाद मैम। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैम ने बताया कि आज से हम गद्य में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि गद्य का जो प्रथम पाठ है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया प्रेम धन की छाया स्मृति। यह जो पाठ है यह एक संस्मरणात्मक निबंध है और आज जैसे मैम ने बताया कि आज के इस पाठ को हमने 2 भागों में रखा है। तो पहले भाग में आपके लिए लेखक के बारे में, रचयिता के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए पहले भाग में आचार्य रामचंद्र परिचय एवं व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और जो पाठ आपका है वो डॉक्टर आलोक तिवारी जी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक स्थान पर हुआ था। एक छोटा सा गांव है, लेकिन उनकी जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा थी वह जहां उनके पिताजी नौकरी करते थे मिर्जापुर, वहां हुई थी। सन 1910 में उन्होंने मिशन हाई स्कूल से स्कूल परीक्षा पास की। फिर वे प्रयाग के काइस्ट इंटर कॉलेज से FA, उस समय पढ़ाई होती थी फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स, उनकी पढ़ाई करने के लिए गए। आचार्य शुक्ल इन परीक्षाओं के अतिरिक्त निरंतर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि का अध्ययन करते थे। पंडित केदारनाथ पाठक, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन आदि के संपर्क में आकर के इनकी अध्ययन वृत्ति को और बल मिला। इसी समय उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनके पिताजी ये चाहते थे कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर के दफ्तर का, ऑफिस का काम सीखें, लेकिन शुक्ल जी की इच्छा थी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पिताजी ने वकालत, जो उस समय की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पढ़ाई थी, इसके लिए उनको इलाहाबाद भेजा। लेकिन उसमें रुचि नहीं होने के कारण वो सफल नहीं हुए और उसके बाद उनके पिताजी ने उनको नायब तहसीलदार बनाने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता का समय था, शुक्ल जी का स्वाभिमान आड़े आया और यह संभव नहीं हो पाया। वह उच्च शिक्षा के ही क्षेत्र में लगे रहे। आगे उन्होंने
अपना जीवन पहले तो अध्यापन से शुरू किया और काशी विश्वविद्यालय में जो अध्यापन कार्य किया वहां वो विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। अब बच्चों उनके उनके कृतित्व के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो उनके कृतित्व को हम मूलतः 3 भाग में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा होगा कि इतनी सारी रचनाएं हैं उनकी कि हमें उनको वर्गीकृत करना पड़ रहा है। तो प्रथम भाग में उनका हम आलोचनात्मक ग्रंथ रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी आदि पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। उसके बाद काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि शुक्ल जी की महानतम आलोचनात्मक रचनाएं हैं। दूसरी श्रेणी में हम उनका ऐतिहासिक ग्रंथ रखते हैं। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य की एक अनमोल धरोहर कह सकते हैं। इस पर थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरे वर्ग में हम इनके निबंधात्मक ग्रंथ को रखते हैं, जिसमें चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है वह 2 भागों में संकलित है। चिंतामणि निबंध में के अतिरिक्त उन्होंने मित्रता, अध्ययन आदि बहुत सारे सामान्य विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। मित्रता निबंध जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया उच्च कोटि का निबंध है। इसमें शुक्ल जी की लेखन शैली, गत विशेषताएं झलकती हैं। क्रोध निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व है, क्रोधी की मानसिकता क्या होती है, जैसे संबंधित पहलुओं का विश्लेषण किया है। उनके द्वारा कुछ अनुदित कृतियां भी हैं। अनुदित कृतियां का अर्थ होता है कि अनुवाद की गई कृतियां। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने बंगला से एक उपन्यास जिसका शशांक नाम था उसका उन्होंने अनुवाद किया था। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी से विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन और एक और महत्वपूर्ण रचना मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, जो मेगास्थनीज जो ऐतिहासिक यात्रा पर आए थे भारत में, उनका जो वर्णन है उस वर्णन का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। साथ ही कल्पना का आनंद आदि रचनाओं का अनुवाद करके उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उसके बाद उनकी संपादित कृतियां से हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, तुलसी सूर ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली आदि उल्लेखनीय है। शुक्ल जी ने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे। साहित्यिक निबंधों के भी 3 भाग किए जा सकते हैं, जैसे सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध। इसमें आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना के साथ साथ अन्वेषण और गवेषणा यानी शोध, रिसर्च जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, करने की प्रवृत्ति भी शुक्ल जी में पर्याप्त मात्रा में रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम रहा है। व्यावहारिक आलोचनात्मक निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र पर लिखा गया उनका निबंध, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। उनके द्वारा जो संपादित कृतियां हैं उनमें हिंदी शब्द सागर इसी की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम उन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उसके बाद नागरिक प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली आदि विशेष रूप से वर्णनीय है, उल्लेखनीय है। अब बच्चों एक चीज ये देखिए कि उन्होंने एक मौलिक प्रयोग किया निबंध के रूप में, कि जिसमें उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे जो हमारे मनोभावों या मनोविकारों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि भावों और मनोविकारों पर उनके निबंध बहुत ही मौलिक हैं, सर्वथा मौलिक हैं। किसी अन्य लेखक ने हिंदी में इतनी प्रौढ़ता के साथ यह नहीं लिखा है। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा
अध्ययन आदि का पूरा पूरा समावेश है। वे लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। लोकादर्श मतलब लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना, साहित्य के मार्ग से, इसी ही लोकादर्श कहेंगे। उनके इसकी छाप, समर्थन की छाप उनकी रचनाओं में भी हर जगह मिलती है, सर्वत्र मिलती है। अब हम उनके हिंदी साहित्य के विकास में योगदान की बात करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी सारी रचनाएं और श्रेष्ठ रचनाएं उन्होंने की है कि वह हिंदी साहित्य का अनमोल धरोहर है। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार और समृद्ध करने में शुक्ल जी का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। आचार्य शुक्ल हिंदी के प्रथम साहित्यिक लेखक हैं जिन्होंने सही मायने में इतिहास लेखन का कार्य किया। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास पूर्ववर्ती इतिहास की भांति मात्र कवि वृत्त नहीं, बल्कि पूरा का पूरा रिसर्च का ब्यौरा है, शोध का ब्यौरा है। उन्होंने इतिहास लेखन में शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फटती रही है, निकलती रही है, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगठित काल विभाग का विशेष रूप से ध्यान रखा है। बच्चों, यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि शुक्ल जी के द्वारा जो किया गया काल विभाजन है, यह इतना वैज्ञानिक है कि उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन किया है। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन में उनकी छवि, आलोचनात्मक ग्रंथों में उनकी छवि एक गंभीर समीक्षक के रूप में उभरती है। संभवतः वे पहले समीक्षक हैं जो किसी कवि अथवा रचना के ग्रंथ दोष गिनाने में नहीं रमते, बल्कि आलोचना के आदर्श में आमूल परिवर्तन करते हुए उन्होंने कवियों की विशेषताओं एवं उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन की ओर ध्यान दिया। किसी भी काल की आलोचना करते हुए आचार्य शुक्ल उसे लोक की कसौटी पर परखते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल को साहित्य का वही पक्ष प्रीतिकर लगता है जो उनके लोक पक्ष में खरा दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल का तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक निबंधकार का है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि गद्य लेखक की कसौटी है। निबंधकार को अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसी शैली अपनानी होती है जिससे वह अपने उद्देश्य में सफल हो। आचार्य शुक्ल के निबंध भले ही संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक ना हो, किंतु निसंदेह उनके निबंध उत्कृष्ट कोटि के हैं। विषय की दृष्टि से उनके निबंधों को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: मनोविकार संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी और व्यावहारिक समीक्षा संबंधी। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे, जब आप आगे अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि इन सब चीजों का क्या महत्व है। बच्चों, अब उनकी थोड़ी सी साहित्य विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित करना और आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लेखन, संपादन और अनुवाद लेखन, ये उनकी साहित्यिक विशेषताएं रही है। उनकी भाषा शैली विवेचनात्मक, तत्सम और उर्दू का शब्दों का सहज और सरल प्रयोग, ये उनकी शैली थी। विचार प्रधान, सारगर्भित एवं तर्क योजना इनकी भाषा शैली की विशेषता रही है। इस तरह हम देखते हैं कि समग्र रूप में साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में उनका स्थान हिंदी के अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। निबंधकार के रूप में वे किसी भाषा के लिए गर्व का विषय हो सकते हैं तथा समीक्षक के रूप में वो हिंदी के अप्रतिम यानी अद्वितीय हैं। तो बच्चों, ये शुक्ल जी के संदर्भ में उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है, यह तो उसकी एक झलक मात्र है। अगर जैसे ही आप महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाएंगे तो शुक्ल जी के व्यापक फलक का आपको दर्शन करने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपने साथी डॉक्टर आलोक तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और बच्चों के साथ पाठ पर चर्चा करें। आलोक जी, प्लीज। धन्यवाद शिवेंद्र सर। आपने बहुत ही विस्तार से और व्यापक रूप से आचार्य शुक्ल के जीवन, उनके कृतित्व और उनके हिंदी साहित्य में योगदान के विषय में बताया। निश्चित रूप से हमारे बच्चे इससे प्रभावित हुए होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं इन्हीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक निबंध लेकर,
जिसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हुए आइए हम विचार करते हैं कि हम क्या क्या चीज सीख पाएंगे। इस पाठ को पढ़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक संस्मरणात्मक निबंध है, तो हम जान सकेंगे कि आखिर संस्मरणात्मक निबंध क्या है तथा उसका अन्य आधुनिक साहित्यिक विधाओं से क्या संबंध है। हिंदी भाषा का भारतेंदुकालीन स्वरूप क्या था। भारतेंदुकाल के प्रसिद्ध लेखक और कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का परिचय हमें इस निबंध के माध्यम से मिलेगा। और इसी पाठ से हम यह भी जान सकेंगे कि बाद में हिंदी साहित्य में युग पुरुष के रूप में विख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बचपन का साहित्यिक परिवेश कैसा था और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी अभिरुचि के विकास की एक झांकी भी इस पाठ से हमें मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली की एक झलक इस निबंध के माध्यम से हमें मिलेगी। साथ ही हमें संस्मरणात्मक निबंध के रसास्वादन की योग्यता का भी विकास इस निबंध को पढ़ने के माध्यम से हो सकेगा। तो आइए हम लोग निबंध की तरफ बढ़ते हैं और पहले यह जानते हैं कि आखिर संस्मरणात्मक निबंध होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमघन की छाया स्मृति हिंदी आलोचना और हिंदी निबंधों के युग पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक निबंध से अभिप्राय ऐसे निबंधों से है जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी विषय, घटना अथवा व्यक्ति के संदर्भ में विस्तार से लिखता है। इस प्रकार के निबंध प्रायः वर्णात्मक शैली में लिखे जाते हैं। वर्णात्मक शैली से अभिप्राय है विषय वस्तु को क्रमशः वर्णन करते चलना। संस्मरण शब्द दरअसल स्मृ धातु में सम उपसर्ग तथा ल्युट प्रत्यय लगने से बना है। इस प्रकार संस्मरण का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सम्यक स्मरण। सम्यक का अर्थ होता है पूर्ण रूपेण या भली भांति, और निबंध का अर्थ आप जानते ही हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का आत्मीयता पूर्ण रचे गए इतिवृत्त अथवा वर्णन को ही संस्मरण कहा जाता है। यह वर्णन प्रायः अतीत की किसी घटना, व्यक्ति। संस्मरण की भाषा की एक बड़ी विशिष्टता उसका चित्रात्मक होना है। संस्मरण का लेखक सदैव ऐसे मानव गुणों को तलाशता रहता है जो मनुष्य को जड़ एवं यांत्रिक बनने से रोकते हैं, जो हमारे जीवन के सामने एक अनुकरणीय एवं महनीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यानी संस्मरण का उद्देश्य मनुष्य की यांत्रिकता को तोड़ना है तथा उसके जीवन को महान बनाना है। शायद इसीलिए हमारे हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी कवियत्री महादेवी वर्मा जी ने संस्मरण के विषय में लिखा था कि संस्मरण मानव स्मृतियों का तीर्थ है। मनुष्य की वो स्मृतियां जो तीर्थ के समान पावन हैं, पवित्र हैं और जीवन को सुंदर, सहज और कल्याणकारी बनाने में योगदान देती हैं, ऐसी स्मृतियों का तीर्थ है संस्मरण। संस्मरण विधा के जो प्रमुख तत्व हैं, आइए हम एक एक करके उन पर भी विचार करते हुए चलते हैं। संस्मरण के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें पहला तत्व है स्मृति। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट था, संस्मरण स्मृतियों पर आधारित होता है। व्यक्तित्व का चित्रण, संस्मरण में जिस व्यक्ति का संस्मरण लिखा जा रहा है उसके व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी का चित्रण किया जाता है। उसके व्यक्तित्व के अलग अलग गुणों, अलग अलग उसके प्रभावों का वर्णन किया जाता है। संस्मरण में लेखक अपनी आत्मीयता का भी वर्णन करता है। यह एक आत्मीयतापूर्ण वर्णन है। लेखक उसी व्यक्ति का संस्मरण लिख सकता है जिससे उसका पूर्व परिचय हो और जिसके प्रति वह आत्मीयता अनुभव करता हो। इसमें तथ्यात्मकता होती है। संस्मरण कोरी कल्पना पर आधारित चीज नहीं है, बल्कि संस्मरण अतीत में मौजूद किसी वास्तविक व्यक्ति का चित्र होता है या किसी वास्तविक घटना का चित्र होता है। इसलिए तथ्यात्मकता इसका एक प्रमुख तत्व है। शैली इसकी वर्णनात्मक होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रमशः विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत इसकी भाषा भावात्मक और चित्रात्मक होती है। जाहिर सी बात है, जब आपका किसी से आत्मीय संबंध होता है और आप उसके व्यक्तित्व के चित्रण की तरफ बढ़ते हैं तो अपने आप आपकी भाषा भावात्मक हो जाती है और चित्रात्मक हो जाती है।
आधुनिक काल की अन्य विधाओं से संस्मरण का क्या साम्य है और क्या वैषम्य है, आइए इस पर भी एक विचार कर लेते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र पर पहले विचार करते हैं। संस्मरण बच्चों केवल अतीत का ही हो सकता है, जबकि रेखा चित्र वर्तमान का भी हो सकता है। और कई बार जब रेखा चित्र लिखने वाला व्यक्ति कुशल होता है तो वो भविष्य की भी कल्पना करके उसका भी चित्रण रेखाओं के माध्यम से यानी शब्दों के माध्यम से कर देता है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति के बाहरी गठन के निरूपण पर अधिक बल होता है, जबकि संस्मरण में आंतरिक विशेषताओं के उद्घाटन की ओर दृष्टि केंद्रित होती है। मैं ये बात आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। 10वीं कक्षा में आपने एक पाठ पढ़ा था, नेताजी का चश्मा। उस पाठ में पान वाले का रेखा चित्र है। पान वाले का आकार प्रकार, वो कैसे मोटा व्यक्ति था, काली बत्ती सी कैसे उसकी चमकती थी, मुंह में पान भरा रहता था, तो वह पान वाले का रेखा चित्र था। और इसी तरह से मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक पाठ था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था फादर कामुल बुल्के के विषय में, वह एक संस्मरण था। तो देखा आपने, संस्मरण और रेखा चित्र दोनों ही विशिष्ट विधाएं हैं और दोनों में पर्याप्त अंतर है। स्पष्ट है कि संस्मरण किसी व्यक्ति अथवा घटना आदि पर लिखा जा सकता है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा हो। जब किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति आदि से संबंध स्मृतियों पर से समय की धूल सहसा हट जाती है और अतीत के सभी चित्र साकार होकर इस रूप में हमारे सामने आते हैं कि हम उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए बाध्य हो उठते हैं, तब जिस साहित्य रूप की सृष्टि होती है उसे संस्मरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संस्मरणों में भावात्मकता का बाहुल्य होता है, इसके विपरीत रेखा चित्र में तटस्थता पर बल रहता है। आइए अब संस्मरण और जीवनी की तुलना करते हैं और देखते हैं क्या साम्य है और क्या वैषम्य है। संस्मरण में लेखक अपने जीवन की किसी प्रसंग, घटना या अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति विशेष के किसी महत्वपूर्ण पक्ष की झांकी प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति के होता है। संस्मरण के लिए यह बहुत आवश्यक है बेटा कि लेखक जिस व्यक्ति का संस्मरण लिख रहा हो उससे उसका परिचय रहा हो, जबकि जीवनी के लिए यह आवश्यक नहीं है। जीवनी में शोधपरक तथ्यों का महत्व अधिक होता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में तरह तरह की पुस्तकें पढ़कर भी उसकी जीवनी लिखी जा सकती है। हम जानते हैं कि गांधी जी की जीवनी कई लोगों ने लिखी है, कई ऐसे लोगों ने भी लिखी है जो गांधी जी से शायद मिले नहीं थे। संस्मरण और आत्मकथा में भी अंतर समझ लेते हैं। यूं तो संस्मरण विधा आत्मकथा के बहुत नजदीक है, किंतु संस्मरण और आत्मकथा के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। दृष्टिकोण यानी देखने के तरीके में। आत्मचरित के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करता होता है, यानी आत्मचरित या आत्मकथा में व्यक्ति केंद्र में होता है जो लिख रहा है। इसमें कथा का मुख्य पात्र स्वयं लेखक होता है। संस्मरण लेखक का दृष्टिकोण भिन्न रहता है। संस्मरण में लेखक स्वयं अपना नहीं बल्कि जो कुछ स्वयं वह देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसका चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियां तथा संवेदनाएं संस्मरण में अंतर्निहित रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना इस संस्मरणात्मक निबंध को पढ़ने से पहले कि संस्मरण होता क्या है और संस्मरणात्मक निबंध क्या है। आइए इस निबंध में आप देखेंगे कि बार बार भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल की चर्चा होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे भारतेंदु से निश्चित रूप से परिचित होंगे, क्योंकि भारतेंदु हिंदी साहित्य के में आधुनिकता को लाने वाले प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और ऐसे लेखक रहे हैं जिन पर हिंदी साहित्य ही नहीं कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। तो आइए उन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में भी एक परिचयात्मक चर्चा कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बच्चों ये बात बिल्कुल सटीक है, जैसा कि किसी फिल्म में भी कहा गया है, आनंद फिल्म में शायद, कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जिंदगी बहुत छोटी थी। कुल मिलाकर 34 वर्ष की आयु तक वे जीवित रहे। उनका जन्म सन 9 सितंबर सन 1850 में हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हो गई। लेकिन फिर भी वे आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत माने जाते हैं। अग्रदूत यानी पॉयनियर, शुरुआत करने वाले। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उन्होंने रीतिकालीन वृत्तियों से हिंदी साहित्य को मुक्त कर
भारत की परंपरा की भूमि पर देशज आधुनिकता के बीज बोए। देशज आधुनिकता यानी जिसे हम कहते हैं इंडिजिनस मॉडर्निटी। उन्होंने हिंदी साहित्य में जो इससे पहले सामंतों, राजा रजवाड़ों के जो वीरताओं का अतिशय वर्णन किया जाता था, कई बार वो बहुत अश्लीलता पूर्ण श्रृंगारिक वर्णन भी हो जाता था, उससे हिंदी साहित्य को मुक्त किया और हिंदी साहित्य में आम जनजीवन को केंद्र में लेकर आए। आम जनता की परेशानियों को, उनकी समस्याओं को, देश की राजनीतिक स्थिति को और हिंदी भाषा की स्थिति को। इसीलिए हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु का समय भारत की पराधीनता का समय था। अंग्रेज भारत का आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों स्तर पर शोषण कर रहे थे। भारतेंदु ने विदेशी शासन के दुष्परिणामों और गुलामी की पीड़ा को बहुत गहराई से महसूस किया। उस समय देश में आम जन की हालत बहुत ही बुरी थी। बार बार पड़ने वाले अकालों ने किसानों की हालत खराब कर दी थी। अंग्रेजों ने सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद बड़े पैमाने पर दमन चक्र चलाया। हम जानते हैं 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हमारे देश के लोगों ने पहली बार गुलामी के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की थी, शंखनाद किया था। अंग्रेजों ने इसे बहुत बुरी तरह बर्बरता से कुचला और यही नहीं, इस कारण लोगों में एक तरह से उनकी हिम्मत टूट गई, पस्त हिम्मती छा गई और जो रजवाड़े अंग्रेजों के पिट्ठू थे उन्हें उन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय होता है और वे आम जन की आवाज को साहित्य, पत्रकारिता और नाटकों के केंद्र में लेकर आते हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। जल्दी ही उनसे प्रेरित और प्रभावित ऐसे नवयुवकों का एक समूह बन गया जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे तथा अपने देश और भाषा से अटूट प्रेम करते थे। बच्चों, कहा भी जाता है कि हम जैसे होते हैं हमारे मित्र भी वैसे होते हैं। तो बहुत जल्दी ही भारतेंदु से प्रेरित और प्रभावित होकर बहुत सारे नवयुवक भारतेंदु के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, उनसे मित्रता करने लगे और वो लोग भी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े और भारतीय जनता, भारतीय जनमानस के भावनाओं को, विचारों को, अंग्रेजों के शोषण को उन्होंने शब्द दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही ऐसे कवियों और लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल उनके चारों ओर तैयार हो गया था, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इन सभी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में अपना योगदान दिया। ये लोग भारतेंदु की मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक साहित्य साधना करते रहे। बच्चों, यहाँ ना तो औचित्य है और ना ही इतना समय है कि मैं प्रत्येक साहित्यकार के विषय में बता सकूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग जरूर YouTube पर और साथ ही साथ इंटरनेट के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि किस तरह से भारत में नवजागरण, अंग्रेजों के खिलाफ विचारों का उदय भारतीय हिंदी साहित्य में हुआ। इनके नाम मैं ले लेता हूं: प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। तो आइए अब हम लोग पाठ की तरफ भी एक कदम बढ़ाते हैं और पाठ का एक हल्का सा परिचय लेते हैं। बच्चों, जैसा ये बताया गया कि ये संस्मरणात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में आचार्य शुक्ल अपनी बाल्यावस्था के उस हिस्से का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन कर रहे हैं जब उनके भीतर हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि का अंकुरण हुआ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में नहीं, बल्कि बालक रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे हम इस पाठ के अंतर्गत। कैसे एक साधारण सा बालक, बिल्कुल आपकी तरह, हिंदी साहित्य का दैदीप्यमान सूर्य बनकर चमकता है। आचार्य शुक्ल के पिताजी साहित्यानुरागी थे, साहित्य से प्रेम था उन्हें। वे रामचरितमानस और रामचंद्रिका को बड़े ही रोचक ढंग से पढ़कर सुनाते थे। इनके पिताजी फारसी के ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। बालक रामचंद्र शुक्ल के मन पर जिस हिंदी साहित्य की विभूति का पहला प्रभाव पड़ा
वे थे भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि और लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी से प्रथम परिचय उनके सानिध्य में शुक्ल जी के साहित्यिक व्यक्तित्व के अकाल लेने का इस निबंध में बहुत सुंदर वर्णन है, और यही आज हमारी विषय वस्तु है। इसी पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले कि हम पाठ की तरफ बढ़ें, अब तक हमने जो जाना उसके विषय में कुछ प्रश्न हो जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं अपनी सहयोगी सुमन जी को कि वे बच्चों से इन प्रश्नों को पूछकर यह जांचें कि बच्चों ने अब तक क्या सीखा। सुमन जी। जी सर। तो बच्चों, संस्मरण विधा के बारे में आप जान चुके हैं। बहुत सारी स्मृतियां होती हैं हमारे जीवन में हमारे साथ, जो हमारे मन में बैठ जाती हैं, जो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो बेटा, इन्हीं स्मृतियों पर आधारित हम संस्मरण विधा को लिखते हैं, इन्हीं स्मृतियों का आधार बनाकर। आप लोग भी लिख सकते हैं संस्मरण, यदि आपके पास कोई इस तरह की स्मृतियां हैं। तो अब देखते हैं कि प्रश्न अब तक के पाठ में आपने समझा है, तो ठीक से समझा है या नहीं। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी और आप अपना चैट बॉक्स संभाल लीजिए। सही और गलत में आपको उत्तर देने हैं, और प्रश्न के नंबर के साथ आपको अपना उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं। आप बताइए यह सही है या गलत। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल की ख्याति का आधार आलोचना, निबंध और साहित्य इतिहास लेखन है। और तीसरा प्रश्न, संस्मरणात्मक निबंध से अभिप्राय ऐसे निबंधों से है जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी विषय, घटना अथवा व्यक्ति के संदर्भ में विस्तार से लिखता है। आप दीजिए। यदि आपको याद नहीं है कि इसका जवाब हमें क्या देना है, तो बेटा इसके लिए आपको कक्षा को दोबारा देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उत्तर हमने आपको बता दिए तो आप बहुत आसान रास्ता पकड़ लेंगे और कक्षा को ठीक से नहीं समझेंगे। तो इसलिए आपके लिए है ये कि आप इनका उत्तर दीजिए, नहीं तो आप दोबारा से पढ़िए। ओके। और अब आलोक सर के साथ चलते हैं आगे की कक्षा करने के लिए। जी, तो बच्चों निश्चित रूप से अब आप तैयार होंगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इस संस्मरणात्मक निबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। तो आइए देर क्यों की जाए, हम निबंध की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर आपकी पाठ्य पुस्तक से एक अनुच्छेद लिया गया है और उसी में बगल में शब्द परिचय है। मैं इस अनुच्छेद का पाठ करूंगा और इसकी व्याख्या करता हुआ आगे बढ़ूंगा। आपको कोई शब्द यदि कठिन लगता है, मेरी कोशिश होगी कि मैं सभी कठिन शब्दों के अर्थ बताता भी चलूं, लेकिन यदि फिर भी कोई शब्द आपको कठिन लगता है तो आप बगल में शब्द परिचय में भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ करते हैं। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। इन पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी थे, उनका फारसी कविता और हिंदी कविता दोनों पर अधिकार था। केवल कविताएं याद नहीं थी, बल्कि उनकी कथनों को भी वे समझ सकते थे और इसीलिए मिला सकते थे, मिलाकर नए कथन बना दिया करते थे। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब बड़े लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। चित्ताकर्षक, चित्त जमा आकर्षक। चित्त माने होता है हृदय, मन, और आकर्षक का मतलब आप जानते हैं, जो आकर्षित करे। तो मन को आकर्षित करने वाले तरीके से वे रामचरितमानस, हम जानते हैं कि रामचरितमानस भारतीय जनजीवन में आदर्श के रूप में उपस्थित है। माता पिता के साथ बच्चों का क्या संबंध हो, परिवार का परस्पर क्या संबंध हो, राजा और प्रजा का क्या संबंध हो, इनके बारे में आदर्श उपस्थित करता है। और साथ ही रामचंद्रिका, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, हम सब परिचित हैं। रामचंद्रिका भी राम कथा ही है बच्चों, और इसकी रचना की है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे, उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। तो इस प्रकार से हम जानते हैं, हम समझ पा रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य उस समय के तत्कालीन समकालीन हिंदी साहित्य जो था, उसमें भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत पसंद आते थे। शायद आपने नाम सुना भी हो भारतेंदु जी के कुछ नाटकों का। अंधेर नगरी,
भारत दुर्दशा, ये दो बड़े प्रसिद्ध नाटक रहे हैं भारतेंदु जी के। आप चाहें तो इनका मंचन भी YouTube पर देख सकते हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो उन्हें भी कभी कभी सुनाया करते थे। जाहिर सी बात है, भारतेंदु और उनके साहित्य से पहला परिचय यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हुआ। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई, तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष के थे आचार्य शुक्ल जब उनके पिताजी का तबादला, उनके पिताजी का ट्रांसफर या स्थानांतरण मिर्जापुर हो गया। उसके पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। अपूर्व मधुर भावना, अपूर्व मतलब अनूठी या अनोखी, मधुर भावना, मीठी भावना, यानी एक विशेष प्रकार का आकर्षण, प्रेम या मिठास का अनुभव रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु जी के संबंध में महसूस करते थे। हालांकि बालक थे 8 वर्ष के, तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। राजा हरिश्चंद्र हम लोग जानते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। उनकी कहानी भी हमने सुनी होगी कि राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ तक कि अपने पुत्र सत्य के लिए अपने पुत्र तक का मोह नहीं किया। और उस समय के भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के हमारे 1850 के आसपास के हमारे प्रसिद्ध साहित्यिक लेखक थे, उनमें बालक रामचंद्र शुक्ल कोई अंतर नहीं कर पाते थे, उन्हें एक ही मानते थे। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्जापुर आने पर कुछ ही दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। तो देखा आपने इस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद बिल्कुल आपके तरह के एक बालक द्वारा लिखी गई बात है। जिस तरह आप किसी सेलिब्रिटी, किसी ऐसे व्यक्ति को जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में एक्टर एक्ट्रेस हो या खेलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो और आप उसके फैन हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि जहां आपका घर है उसी के पास उनके कोई मित्र रहते हैं, तो आपके मन में कैसी उत्कंठा जगेगी। वैसा ही आचार्य शुक्ल के साथ हुआ। आइए बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम इस अनुच्छेद के साहित्यिक वैशिष्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। साहित्यिक वैशिष्ट यानी साहित्यिक गुण क्या हैं इस अनुच्छेद में। और बच्चों, जब हम व्याख्या लिखते हैं किसी गद्यात्मक अनुच्छेद का, तो हमें साहित्यिक वैशिष्ट को उसमें लिखना होता है। कई बार हम उसे विशेष शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं। लेखक ने अपने पिता की साहित्यिक रुचि को रोचक ढंग से बताया है इस अनुच्छेद में। शुक्ल जी ने प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है तथा उनके प्रति अपने आकर्षण के विषय में बताया है। लेखक की बाल स्मृतियों का वर्णन है इस अनुच्छेद में, और इस अनुच्छेद में बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन है। एक बालक कैसे सोचता विचारता है उसका। भाषा सहज और सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है और तत्सम प्रधान शब्दावली होने के बावजूद ये बहुत बोधगम्य है। संस्कृत की शब्दावली का भी प्रयोग है, लेकिन फिर भी पाठ को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए दूसरे अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। उत्कंठा यानी लालसा, बेचैनी, जानने की इच्छा। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई। जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे वे अगुआ हुए, वे नेतृत्व करने लगे। यानी जो समूह बच्चों का जुड़ा, उसका नेतृत्व उन लोगों ने किया जिन्हें पहले से चौधरी साहब का एड्रेस पता था। जाहिर सी बात है, वही नेतृत्व करेंगे, वही आगे चलेंगे। अगुआ माने आगे चलने वाला या नेतृत्व करने वाला। मील डेढ़ का सफर तय हुआ। तय का अर्थ है तय होना, निश्चित होना। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का मकान था, वो पत्थर का बना हुआ था और महल नुमा मकान था। उसके समक्ष जाकर ये बच्चे खड़े होते हैं, जैसे आप किसी सेलिब्रिटी के मकान के सामने जाते हैं और उसका एक झलक देखना चाहते हैं। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। ऊपर का बरामदा यानी जिसे हम आजकल बालकनी कहते हैं, तो वो सघन लताओं के जाल से यानी लताओं के झुरमुट से आवृत था, ढका हुआ था, घिरा हुआ था। कल्पना कीजिए कितना सुंदर लग रहा होगा। बीच बीच में खंभे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई ना पड़ा। उस समय
कोई था नहीं बालकनी में तो कोई दिखा नहीं, लेकिन बच्चों ने आस नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे यानी कुछ देर के बाद एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रातान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंभे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी। थोड़ी देर के लिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन बालकनी में आए और बच्चों को वो मूर्ति की तरह लगे, क्योंकि वो आकर एक स्तंभ, एक बालकनी में जो उनके बरामदे में एक खंभा था, उस पर एक हाथ टिकाकर खड़े हुए, उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उन्हें देखा बच्चों ने मुग्ध भाव से, लेकिन थोड़ी ही देर में वे भीतर चले गए। आइए अब इस अनुच्छेद के भी साहित्यिक वैशिष्ट्य को जान लेते हैं। प्रस्तुत अनुच्छेद में लेखक ने भारतेंदु मंडल के प्रति अपनी उत्कंठा का बहुत रोचक ढंग से उल्लेख किया है। बच्चों, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा होगा साहित्यिक वैशिष्ट्य लिखना, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अनुच्छेद को समझते चल रहे हैं। आप अनुच्छेद को समझेंगे, रुचि लेंगे तो ऐसे ही मजा आएगा। हिंदी पढ़ना मजेदार है। घन जी के भव्य रूप का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में साहित्यिक हिंदी का प्रवाह दर्शनीय है। ऐसा लगता है जैसे भाषा बह रही है। इस अनुच्छेद में निबंधकार ने वर्णनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है, और वर्णनात्मक शैली जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि संस्मरणों की विशिष्टता होती है। और अब अगला अनुच्छेद। ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। सयाना होता गया यानी कि समझदार होता गया, परिपक्व होता गया, उम्र भी बढ़ती गई। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। जब आचार्य शुक्ल के पिताजी क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे तो बाबू रामकृष्ण वर्मा उनके पिताजी के सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे, उन्हीं की कक्षा में थे। और बाबू रामकृष्ण वर्मा एक प्रेस चलाते थे। प्रेस यानी जहां किताबें छपती हैं। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए, मैं बिगड़ ना जाऊं। देखा आपने, आपके पिताजी ही नहीं बल्कि बालक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी भी इस बात की चिंता करते थे कि उनका बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं अपनी पाठ्य पुस्तकों यानी सिलेबस की किताबों के अतिरिक्त किताबें पढ़ने के चक्कर में उसकी मन स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए, एकेडमिक से हट ना जाए। आपके भी माता पिता आपको टोकते होंगे फिल्में देखने से, वेब सीरीज देखने से। उन्हें भी ये चिंता होती है कि आपका भविष्य कैसा बनेगा, और यह चिंता प्रत्येक अभिभावक और शिक्षक के मन में रहती है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा है। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मिर्जापुर में ही एक हिंदी पुस्तकालय उस समय के प्रसिद्ध लेखक पंडित केदारनाथ जी पाठक ने खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला ला कर पढ़ा करता था। एक बार एक आदमी के साथ मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। काशी यानी बनारस। काशी उस समय सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। काशी एक बड़ी सांस्कृतिक नगरी है। और एक बार इत्तेफाक से, और वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का घर भी है, तो एक बार इत्तेफाक से इनके पिताजी ने किसी व्यक्ति के साथ इन्हें बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंभा की ओर जा निकला। चौखंभा काशी का एक मोहल्ला है जहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का मकान है। और बच्चों, यहां मैं एक और सूचना आपको देना चाहूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर उपन्यास लिखा है मल्लिका नाम से, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने। बहुत बढ़िया उपन्यास है, अभी आया हुआ है। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी प्रेमिका मल्लिका के बारे में वर्णन है। आप लोगों को मिले तो जरूर पढ़िएगा, बहुत रोचक लगेगा आपको। खैर, वहीं पर एक घर में पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे प्रायः देखा करते थे, मुझे देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहां खड़े हो गए। चूंकि परिचित थे केदारनाथ जी, इसलिए वो जब एक मकान से निकल रहे थे तो उन्होंने आचार्य शुक्ल को देखा और खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। अब सोचिए कि वह जो
आचार्य शुक्ल के बचपन में उनके मन में हीरो के रूप में प्रतिष्ठित था। उसके मकान के सामने वो खड़े थे और उस मकान से उन्होंने अपने एक परिचित को निकलते देखा। आप कल्पना कीजिए कैसा महसूस करेंगे। मैं बड़ी चाह यानी बड़ी चाहत से, बड़ी इच्छा से, बड़े लालच से, लालसा से और कुतूहल यानी जानने की इच्छा, जिज्ञासा की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन यानी कि खोया हुआ देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। तो आइए अब इस अनुच्छेद के भी साहित्यिक वैशिष्ट्य पर चर्चा कर लें। आचार्य शुक्ल ने इस अनुच्छेद में अपने आरंभिक जीवन में बढ़ती साहित्यिक अभिरुचि का उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में एक पिता की अपने पुत्र की शिक्षा के प्रति चिंता का बहुत स्वाभाविक वर्णन मिलता है। प्रस्तुत पंक्तियों में आचार्य शुक्ल का भारतेंदु जी के प्रति कौतूहल और भावुकतापूर्ण आकर्षण दर्शनीय है। तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी का सुंदर प्रयोग है और इस अनुच्छेद की शैली भी वर्णात्मक है। तो बच्चों, आज के पाठ का पहला हिस्सा भाग 1 कैसा लगा आपको? रोचक लगा ना? संस्मरण ऐसे ही हमें बांध लेता है। और इससे पहले कि मैं इस पाठ को समाप्त करूं, आपके लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। आप अपने विचारों को, अपने अवधान को, अपने बोध को परखिए इन प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, लोगों ने बालक रामचंद्र शुक्ल और उनकी मंडली का नाम निसंदेह क्यों रखा? ये थोड़ा आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो इस प्रश्न पर आप विचार करेंगे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? लेखक के हृदय में हिंदी साहित्य के प्रति आकर्षण को बढ़ाने में उनके पिता की क्या भूमिका रही? आलोक सर, मेरे ख्याल से स्लाइड प्रश्न वाली नहीं आई है बच्चों के सामने। अच्छा, ठीक है जी। ओके, ठीक है। लेखक ने अपने पिता की किन चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है? तो बच्चों, मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स देखकर कि आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति जानते हैं। तो कलम उठाइए और लिख डालिए। ये लिखकर आप अपने अपने कक्षा में जो आपके शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी उन्हें दिखाएंगे। और अब मैं अपने बाकी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि वे सभी उपस्थित हो जाएं और इस पाठ पर कुछ प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, या वे लोग अपने स्वतंत्र विचार इस पर व्यक्त करें। सभी साथी उपस्थित हो जाएं। आदरणीय सुमन जी, शिवेंद्र सर, अंकित जी। कुछ बच्चों ने प्रश्न किया है कि जीवनी क्या एग्जाम में आएगी? तो इसका ये जवाब है बच्चों की जीवनी एग्जाम में आएगी, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आएगी। तो जीवनी जो भी आप पढ़ रहे हैं लेखकों की, कवियों की, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आपको हल करना है और उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप हल कर पाएंगे। इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं। बहुत तेजी से हमारा जो ये चल रहा था, श्रृंखला चल रही थी यूट्यूब पर, और बहुत सारे बच्चों ने प्रश्नों के जवाब दिए हैं। इसका अर्थ है कि वे समझ रहे थे पाठ को। बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। लोकमंगल का अर्थ क्या है, प्रौढ़ता का अर्थ क्या है, कसौटी का अर्थ, हमने उन बच्चों को यूट्यूब पर इस पर हमने जवाब दे दिए हैं। आप उसके लाइव चैट में जाकर बेटा पढ़ सकते हैं, और शायद आपने पढ़ भी दिए होंगे। और एक हमारे जो दर्शक है विनोद गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तक की पूर्व सूचना देना श्रेयस्कर होगा। तो हम अपने जब लिंक देंगे आगे पाठ का, तो हम अपने पाठ का की सूचना दे देंगे कि हम कौन सा पाठ इस बार पढ़ाने जा रहे हैं। तो अंकित सर, आपको यदि कुछ कहना है तो आ जाइए। मैम, धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद मैम। दरअसल क्या है कि बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो गूगल डॉक्स है या गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो हम आपको दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। उससे क्या होगा कि एक परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके अंदर चीज़ों को समझने की एक दृष्टि विकसित होगी। तो आज आलोक जी ने बहुत अच्छी कक्षा का आयोजन किया और इतना बढ़िया और सरल ढंग से रामचंद्र शुक्ल जी और प्रेमघन के व्यक्तित्व का उन्होंने चित्रण किया, वर्णन किया। तो बच्चों, आप इस लिंक के माध्यम से उन अपने जो पूर्व जांच है उसको आप जांच सकते हैं और अपने पूर्व ज्ञान को देख सकते हैं कि आप इस पाठ को कितना समझें और कितना समझने की आवश्यकता है। जी आलोक जी। जी,
तो बहुत ही बढ़िया। बच्चों फटाफट आप लोग जो गूगल डॉक्स है उसके प्रश्नों को हल करें, और हम लोग आज की अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।